प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में जीवन की प्रक्रियाएं जो अध्याय चल रहा था उसमें आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम लोग इसको बोर्ड की दृष्टि से देखें तो बोर्ड में प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न लॉन्ग में पूछे जाते हैं। कभी कभी कम से कम 4 नंबर में प्रश्न तो जरूर रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो कहां पर होती है प्रकाश संश्लेषण? पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो हरित लवक होता है उस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में पूरी होती है। एक यहाँ पर प्रकाशीय अपक्रिया होती है और जबकि दूसरा अंधकार अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जो हरित लवक होता है, अगर हरित लवक की बात करें तो इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। अगर ये जो है डायग्राम बनाए यहाँ पर हरित लवक का, तो ये बाई लेयर होता है, दोहरी भित्ति वाला होता है, और इसमें जो है जगह जगह पर यहीं पर स्ट्रोमा लैमिनी पाया जाता है। ये स्ट्रोमा लैमिनी बना लेते हैं, मान लेते हैं। इसी पर एक सिक्के के ढेर की आकृति की संरचना पाई जाती है। ये हो गया। इसमें स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और इसके अलावा इसमें जो है तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो सिक्के के ढेर की संरचना को देख रहे हैं, एक को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं, इसी को ध्यान देना। एक को थाइलेक्वाइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड। जबकि पूरे का समूह जो होता है इसको ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा भरा होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। हमें पूरे से मतलब नहीं है, जो हमें मतलब है यहाँ पर ग्रेना और स्ट्रोमा। क्योंकि यहाँ पर जो पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा भाग में ही संपन्न होती है। तो जो हरित लवक में ये पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम कह सकते हैं कि इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होगी, तो कह सकते हैं वायुमंडलीय CO2 तथा मृदीय जल प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोज्य पदार्थों के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जा सकता है। यानी क्या क्या इसमें आएगा? एक तो आएगा परिभाषा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं परिभाषा, वायुमंडलीय CO2 तथा मृदीय जल से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बनिक पदार्थ, यही कार्बनिक पदार्थ जो है जिसे हम भोज्य पदार्थ भी कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ निर्माण करने की प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये चीज यहां पर क्लियर हो गया। इसकी परिभाषा के द्वारा इसको जान लें कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में हमने क्या किया, कहा कि CO2 रहता है
और मृदीय जल रहता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और ये यहाँ पर सहायक होता है पढ़हरिन। अभी ये भी प्रश्न की पढ़हरिन कहाँ पाया जाता है इसको भी समझेंगे। और ये यहाँ पर एक कार्बनिक पदार्थ C6H12O6 प्लस H2O प्लस उत्पाद के रूप में O2 का निर्माण यहाँ पर होता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 6 5 6 6। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ये जो एक लाइन में प्रक्रिया लिखी गई है, एक्चुअल में ये एक लाइन की प्रक्रिया में होती है। इसी में पूरी अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को अगर हम बात करें तो इसकी पूरी अभिक्रिया यहाँ पर 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण क्या है, इस H2O जल का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, और जिसके फलस्वरूप, इस प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप यहां पर जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीजन कहां से निर्मित होती है, H2O जल से। इस चीज को बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं क्लास 10th लेवल पढ़ा रहा हूं। अगर प्रकाश संश्लेषण को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरे इसी जो है चैनल पे क्लास 11th में जो है प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, उस फोटोसिंथेसिस से पूरा इसके डिटेल में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों जो है बहुत ही डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर मैं केवल जो है समराइज कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्यों मैं हाई स्कूल लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 10th के लिए यह जो है वीडियो है। तो इसी को ध्यान रखिएगा। प्रकाशीय अपघटन के द्वारा जल से जो है ऑक्सीजन निकलता है, जल के इसी में CO2 है, ये CO2 जो इसका अपचयन होता है, और इस अपचयन के द्वारा यहाँ पर जो है भोजन बनता है। तो ये इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अभिक्रिया हो रही है, एक प्रकाशीय अपघटन हो रहा है और दूसरा अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, जिसके द्वारा जो है भोजन का निर्माण हो रहा है। एक्चुअली जो दोनों प्रक्रिया होती है 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसी दोनों चरणों को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती क्या है, और ये प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज किसने किया, प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होती है, ये चीज हम इसमें जानेंगे। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया जो है अगर हम लोग बात करें तो ये प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के, जो हरित लवक होता है उस हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है। हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया है इसकी खोज जो है हिल एंड स्कैरिस-ब्रिक ने किया था। इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज हिल, पूरा नाम जो है अगर कहें यहाँ पर तो रॉबर्ट हिल तथा स्कैरिस-ब्रिक ने किया था। किस पौधे पर किया था, तो इसके उन्होंने पौधा यूज किया था वो स्टीलेरिया मीडिया, और इसके अलावा जो एक और पौधा लिए थे लैमिनम एल्बम। तो लैमिनम एल्बम या स्टीलेरिया मीडिया का इन्होंने क्या किया कि उसके ग्रेना को निकाल करके, उस ग्रेना को जो है निकाल करके उसका फोटोलाइसिस कराया है, और उस फोटोलाइसिस में उन्होंने देखा क्या कि इस फोटोलाइसिस में जो ग्रेना पार्ट से जब आकर प्रकाश टकराता है तो उस जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है, और इस तरह से सिद्ध हुआ कि जो ऑक्सीजन का उद्गम केंद्र होता है वो जल होता है, ना कि CO2 होता है। इसीलिए प्रकाशीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो प्रकाशीय अभिक्रिया है इसे हम लोग हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें तो अगर इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पर इसमें PS सेकंड PS फर्स्ट पढ़ाया जाएगा, यानी फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ाया जाता है। तो पूरी इसमें डिटेल रहती है। हालांकि हाई स्कूल में इतना डिटेल हम लोग को नहीं जानना है, बहुत ही समराइज करना है कि क्या क्या चीज में होता है, इस चीज को केवल हमें देखना है। तो हिल अभिक्रिया में अगर हम लोग बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। कैसे होता है कि इसको हम अगर प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो 4H2O होता है, ये 4H2O 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव में यहाँ पर ये टूट जाता है। अब ये 4OH नेगेटिव होता है
ये 4OH नेगेटिव पुनः जो है 4OH और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विपरीत होता है, पूरा ये 4OH होता है, ये 4OH अब ये यहाँ पर 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से 2 से ये 2 कट गया और इससे ये कट गया और इस हथियार से इससे कटा और ये बचा हमारे पास 2H2O 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। तो इस तरह से यहां पर देखें कि जो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण हो रहा है वो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण 2H2O से हो रहा है, यानी कि जल के 2 अणु से हो रहा है। अतः यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के जो होते हैं अणु का उत्सर्जन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है वो किससे हो रहा है 12H2O से होगा, इसके 2 गुने से होगा। तो ये समीकरण यह प्रूव करता है कि जो H2O है इस H2O के द्वारा ही ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को लोग प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त किया है प्रोटॉन जिसको कह सकते हैं, ये 4H पॉजिटिव अब जाता है, एक जो है रिडक्शन होता है इसका, और इस रिडक्शन की प्रक्रिया में जो H पॉजिटिव है 4H पॉजिटिव ये यहाँ पर 2NADP से क्रिया करता है और ये यहाँ पर इस NADP चूंकि एक जो है रिड्यूस्ड जो एंजाइम है इसका रिडक्शन करता है और ये यहाँ पर जो है NADPH2 में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से और ये मॉलिक्यूल्स हो गया 2। तो इस तरह से इसका अपचयन हो जाता है, ये आकर के इसका अपचयन करता है और बाकी जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन इस उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो NADPH2 बना है ये NADPH2 क्यों नहीं बनता इस प्रकाशीय क्रिया में? प्रकाशीय क्रिया में जो ADP होता है ये ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और ये ATP प्लस यहाँ पर जो है H2O का निर्माण करता है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर कि सर H2O कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है कि ये H2O यहाँ से आ रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर 6H2O है क्योंकि यहाँ पर 6 ATP बनता है इसलिए यहाँ पर 6H2O यहाँ पर रिमूव हो रहा है। एक चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, जैसा कि इंटर में डिटेल में इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये हाई स्कूल के लिए इतना समझना है कि किस प्रकार से कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो H2O कहाँ से आया? जब ADP से ATP बनता है उस ATP प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन या इसको कह सकते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है और इसमें जो है जो NADPH2 बना या ATP बना है अब इसका यूज होगा डार्क रिएक्शन में। तो ये हमारा लाइट रिएक्शन था, बहुत ही इसको समराइज कर दिया, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें बस इतना समझना है हाई स्कूल में कि प्रकाशीय क्रिया कहाँ पर होती है, हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, किसने खोजा तहिला और स्काइरोस्क्रिप्ट ने, किस पौधे में स्पिलेरिया मीडिया या लैंडम एल्बम में से लिख सकते हैं कोई एक, इसलिए इसको हम लोग हिलक क्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है जिसमें जो जल है उस जल का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है और ये जो प्रोटॉन निकलता है ये प्रोटॉन जाकर के जो NADP होता है उस NADP का अपचयन करता है और अपचयन करके NADPH2 बनाता है, जबकि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एक ATP का अणु बनाता है जिसमें भी जल यहाँ पर मुक्त होता है। अब ये जो NADPH2 और ATP है ये यहाँ से निकल करके जाएगा और पहुंचेगा डार्क रिएक्शन यानी अंधकारमय अपक्रिया में पहुंचता है जिसको अप्रकाशीय अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अब उसको समझते हैं, ये हम लोग का हो गया प्रकाशीय अभिक्रिया। अब दूसरा समझते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया को। सेकेंड है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया इसे हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। इसके कई नाम है, इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जा सकता है, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज है, इसकी खोज ब्लैकमैन ने किया था, इसकी खोज जो है ब्लैकमैन ने किए थे, इसीलिए इसको जो है ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
चूंकि यह प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको हम लोग अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के नाम से इसको जो है जानते हैं। यानी कि प्रकाश अनुपस्थित तब भी अभिक्रिया होगी, यदि प्रकाश उपस्थित भी तब भी अभिक्रिया हो सकती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन मेन इसको हम लोग डार्क रिएक्शन यानी अंधकारमय अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया के नाम से ही जानते हैं। ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है यह कहां पर होती है, इसकी बात करें कि यह जो अभिक्रिया होती है यह हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला जो था वो ग्रेनम भाग था, स्ट्रोमा क्या है, ये पूरा देख रहे हैं मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स वाले भाग में उसको स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा भाग में हरित लवक स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसकी खोज ब्लैकमैन ने किया था, इसीलिए इसको जो ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जो है जानते हैं। देखिए जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में यहाँ पर CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन से यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी CO2 का अपचयन होगा और CO2 के अपचयन से यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें हम लोग कई प्लांट्स पढ़ते हैं, जैसे C3 साइकिल पढ़ते हैं, C4 साइकिल पढ़ते हैं, कैम साइकिल पढ़ते हैं। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में ऐसा कुछ भी नहीं कि वो C3 प्लांट्स के बारे में ही यहाँ पर वही थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा C3 प्लांट्स के बारे में डिटेल आपको नहीं मिलेगा। डिटेल आपको अगर चाहिए तो क्लास 11 के जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन एक अलग से पढ़ाया गया है। यहाँ पर हमें चुटकी बस इतना समझना है कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है। तो यहाँ पर केवल C3 प्लांट्स के बारे में ही बताया जा रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हाई स्कूल लेवल है तो बहुत ही थोड़ा बहुत उसे समझना चाहिए। अब प्रकाशीय अभिक्रिया में मैंने कहा कि यहाँ पर CO2 का चयन होता है और ये यहाँ से भोजन का निर्माण करता है। कैसे होता है प्रक्रिया, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो इसके स्ट्रोमा भाग है, इसी स्ट्रोमा भाग में पहले से यहाँ पर एक बना रहता है राइबोलोज 5-फास्फेट। राइबोलोज 5-फास्फेट यहां पर बना रहता है। इस राइबोलोज 5-फास्फेट के जो 6 अणु होते हैं, यह 6 अणु राइबोलोज 5-फास्फेट से यहां पर आता है और एटीपी यहां से क्रिया करता है। तो कितने एटीपी क्रिया करेंगे, चूंकि 6 अणु है तो यहां पर एटीपी भी जो आएगा वो 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर आएगा और ये कन्वर्ट होकर के अब मान लेता है एक फास्फेट निकल करके से जुड़ेगा। पहले 5वें नंबर के कार्बन पर ऑलरेडी एक फास्फेट है, तो कहां पर जाएगा, पहले नंबर पर जाएगा और ये बना लेगा राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट और प्लस यहां पर एडीपी मुक्त होगा। कितने एडीपी होंगे, 6, और ये कितना होगा, ये भी है 6। एक्चुअल में अब यहां से स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि होता है सर राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट कैसे बन गया, तो बताना पड़ता है कि राइबोलोज 5-फास्फेट जो कि स्ट्रोमा भाग में उपस्थित है उसमें सबसे पहले राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट बनता है, जहां पर 6 एटीपी का लॉस होता है। कुल 18 एटीपी यहां पर लॉस होंगे और 12 एनएडीपी लॉस होगा। इसको समझेंगे अभी बाद में। तो राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट बनता है। अभी जो राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट है, राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट है, इसके 6 अणु, क्योंकि 6 अणु बना है, प्लस यहां पर आप देखिए ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। यही अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यही से हम लोग प्रूव करेंगे कि इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी, CO2 और H2O यहाँ पर आएगा। जो CO2 और H2O, लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 आएंगे क्योंकि 6 CO2 यहाँ पर है और 6 H2O यहाँ पर क्यों आएगा, और ये क्योंकि 6 अणु है, तो 6 अणु है तो 6 चक्र में चला तो 6 CO2 यहाँ पर आएगा और ये पहला कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हुई। और इस कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया में अब ये यहाँ पर जो राइबोलोज 1,5-बाइफास्फेट है
ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यहां पर देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये कुल जो है यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। इसी को ध्यान रखें क्योंकि 3 कार्बन वाला यौगिक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो ग्लिसरिक एसिड होता है वो 3 कार्बन वाला यौगिक है, इसीलिए इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन वाला यौगिक बन रहा है। ये देखिए पहला जो था इसको हम फर्स्ट फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं, प्रथम फास्फोरिलीकरण। इसको कार्बोक्सीकरण कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन इसको कह सकते हैं, कार्बोक्सीकरण। फिर आता है द्वितीय फास्फोरिलीकरण। द्वितीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक अम्ल के कितने अणु हैं, 12 अणु हैं, प्लस यहां पर पूरा जो है फिर उतने यहाँ 12 एटीपी आएगा, जितने मॉलिक्यूल्स उतने यहां पर एटीपी आएगा। और फिर ये एटीपी में से एक फास्फेट निकल कर किससे जुड़ेगा, तीसरे कार्बन पर ऑलरेडी एक फास्फेट समूह है तो कहां पर जाएगा, पहले पर जाएगा और ये बन जाएगा 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। कितने अणु बनेंगे, तो ये बनेगा 12 अणु बनाएगा। अब पूरा क्या होगा, अब यहां पर रिडक्शन होगा। अब चेन की अपक्रिया होगी, 4 अपक्रिया है। पहला प्रथम फास्फोरिलीकरण, कार्बोक्सीकरण, द्वितीय फास्फोरिलीकरण और चौथा आता है अब जो यहां पर जो है अपचयन, रिडक्शन। अपचयन में क्या होगा, जो 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ग्लिसरिक अम्ल के कितने अणु, 12 अणु। ये यहां पर आएगा और प्लस इसके साथ में आएगा जुड़ेगा 12 NADPH2। अब समझ में आया कि NADPH2 कहां से प्राप्त हुआ। अभी जो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़े थे उस लाइट रिएक्शन इसको प्राप्त किए हैं, ये ATP लाइट रिएक्शन से ही यहां पर आया है। तो जो प्रकाशीय क्रिया पढ़े थे जहां पर ये दोनों बना था वो वहीं से आ रहा है और ये आकर के इसका अपचयन, अब यहाँ पर NADPH2 है, ये अपचयित है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये जाकर के इसको अपचयित करेगा। अपचयन करने के बाद ये यहां से जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ये यहां से जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाएगा। इसके जो 2 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, C3H6O3 जो था अब वो C3H8O3 बनेगा, जिसको हम नाम दे देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। कितने अणु बनेंगे, कुल 12 अणु यहां पर बनता है। प्लस इसके अलावा इसमें क्या निकलेगा, 12 NADP निकलेगा और प्लस 12 H3PO4 यानी फास्फेट भी यहां से रिलीज होगा, क्योंकि यहां पर 2 फास्फेट है और वहां पर हमने एक ही फास्फेट यूज किया है। एक फास्फेट यहां से निकल करके बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये अभिक्रिया यहां पर पूरी हुई। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के जो 12 अणु है, अब यहां पर फिर 2 समीकरण स्टार्ट होगा, वो डिटेल नहीं पढ़ना आप लोगों को हाई स्कूल में। फिर 2 समीकरण स्टार्ट होगा, एक सरल समीकरण जाएगा और एक जटिल समीकरण जाएगा। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, ऊपर का मिटा देना है, उसको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर जो देख रहे हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कुल 12 अणु बने हैं। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु, कितने अणु, केवल 2 अणु, यहां ध्यान दिया, केवल 2 अणु सरल समीकरणों के द्वारा, सरल समीकरणों के द्वारा, इतने लिखना है केवल अंत में, सरल समीकरणों के द्वारा शर्करा का निर्माण करते हैं, यानी कह सकते हैं शर्करा या कार्बोहाइड्रेट।
इसको उनका C6H12O6 का निर्माण करते हैं। जबकि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है इसके अभी कितने बचे हैं, 10 अणु बचा है। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 10 अणु, कितने अणु, 10 अणु जो होते हैं, ये सरल समीकरण है। जटिल समीकरणों द्वारा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा बेटा, जटिल समीकरण लिखना रहेगा आपको। तो जटिल समीकरण के द्वारा पुनः जो है राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 6 अणु का निर्माण करेगा। पुनः जो है राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 6 अणु का निर्माण करता है। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो ये यहाँ पर इसको रीजनरेशन कहते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा। अगर इसको बहुत डिटेल में आपकी पढ़ने की इच्छा है कि कैसे ये बना है, तो उसका मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के, अगर जाएंगे क्लास 11 के प्लांट फिजियोलॉजी के, प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन को आप पढ़िएगा। इसी चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तब वहां पर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे ये बना है। पूरा इसमें 9 समीकरण यहाँ पर आएगा। तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट के फिर से 6 अणु में प्राप्त हो गए। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। एक्चुअल में जो पूरी, अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे डार्क रिएक्शन जो होता है, वो पूरा डार्क रिएक्शन 3 चरणों में होता है। पूरा जो अप्रकाशीय क्रिया है वो कुल यहाँ पर 3 चरण यहाँ पर हो रहा है। देख भी सकते हैं कि 3 चरण यहाँ पर कौन कौन से हो रहे हैं। अगर इसको समझा जाए तो पहला कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है यहाँ पर अपचयन, और तीसरा है रीजनरेशन, पुनरुत्पादन। यानी पहला क्या है, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सीकरण कहां पर हो रहा है, तो ये अभिक्रिया आप जो देख रहे हैं ये कार्बोक्सीकरण है। यहीं पर CO2 का अपचयन हो रहा है, इस CO2 का। तो पहली सबसे प्रमुख अवस्था ये होती है कार्बोक्सीकरण। दूसरा यहां पर होता है अपचयन। अपचयन जो हो रहा है वो ये हो रहा है। ये जो चौथा यहां पर देख रहे हैं अपचयन, यहाँ पर NADPH2 का अपचयन जो है, ये NADPH2 जो अपचयित है ये इसका अपचयन करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का, और वो वहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएगा। और तीसरा है यहाँ पर पुनरुत्पादन। ये पुनरुत्पादन जो होता है, आप देख रहे हैं ये जो प्रक्रिया हम बनाए हैं ये होता है पुनरुत्पादन का। तो ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्रिया और ये तीसरा। तो इस तरह से कार्बोक्सीकरण ये प्रक्रिया होती है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सीकरण को एक रिएक्शन लिख करके, अपचयन को ये रिएक्शन लिख करके, और पुनरुत्पादन को ये रिएक्शन लिख करके आप यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा था, ये था जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में इसको नाम क्या दिया गया है? एक्चुअली में C3 साइकिल है, इसको लोग कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों को जो है सम्मिलित किसका, इसको लोग कहते हैं कैल्विन बेंसन चक्र के नाम से इसको जो है जानते हैं। क्योंकि इसकी जो खोज है C3 साइकिल की, इसको C3 चक्र भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें पहला जो उत्पाद है वो 3 कार्बन वाला यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, इसे इसको C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज कैल्विन तथा बेंसन ने किया था, और इसी की खोज का इसको जो है कैल्विन बेंसन चक्र के नाम से भी पूरा जानते हैं, जो यहाँ पर C3 साइकिल होते हैं, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। आज बहुत डिटेल तो नहीं पढ़े हैं, फिर भी जो है जो उसको पढ़े हैं हाई स्कूल लेवल में, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसको लोग कैल्विन बेंसन चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर कैल्विन बेंसन चक्र था, जो कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो पहले लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे किस प्रकार से जल का फोटोलाइसिस होता है, उस फोटोलाइसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिमूव हुआ। इसके अलावा दूसरा देखें कि उस प्रकाशीय क्रिया में जो NADPH2 बना था और जो ATP बना था वो किस तरह से डार्क रिएक्शन में आया, और डार्क रिएक्शन में आकर के यहाँ पर ATP या NADPH2 ये यहाँ पर इस जो भी पदार्थ यहाँ पर उसको अपचयित करता है, और अपचयित करने के बाद जो है CO2 का वो भोजन का निर्माण करता है, शर्करा का निर्माण करता है, और बाकी जो शेष बचते हैं उससे पुनः राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना लेता है।
तो इस प्रकार से ये बच्चों कंफ्यूज मतलब कि 10 अणु है तो 6 अणु कैसे बना, इसको हमने पहले बताया कि इसका वीडियो इसी चैनल पर उपस्थित, उसको आप देख सकते हैं कैसे वो 6 अणु में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया था ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसके कुछ महत्व भी होते हैं। कहां पर इसके महत्व है, तो पौधों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं। तो भोजन के निर्माण एक तो करते हैं, समस्त जीव जितने भी जीव है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है इसमें एक शब्द आपने बोला था पर्णहरित, वो पर्णहरित नहीं बताया कहां पर पाया जाता है। ये भी बच्चे कभी कभी पूछते थे सर आपने भी एक नाम दिया था पर्णहरित, ये पर्णहरित क्या है, तो ये पर्णहरित वर्णक है। पर्णहरित क्या है, वर्णक है। कहां पर पाया जाता है, ग्रेना में पाया जाता है। अगर कोई कहते हैं कि नहीं थाइलेक्वाइड में पाया जाता है तो भी सही है। क्यों कह सकते हैं सही है, क्योंकि कह सकते हैं एक स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के समूह को ग्रेना कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पर्णहरित जो पाया जाता है थाइलेक्वाइड या ग्रेना जो कह सकते हैं उसको भाग में पर्णहरित पाया जाता है। एक्चुअल में जो पर्णहरित होता है ये पर्णहरित इस थाइलेक्वाइड में अगर पर्णहरित एक थाइलेक्वाइड में पर्णहरित की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 230 अणु होते हैं पर्णहरित के। तो ये यहाँ पर होता है पर्णहरित एक हरे रंग का वर्णक होता है। इसी कारण जो पौधे होते हैं वो प्रकाश को जब अवशोषित करते हैं तो हरे रंग का जो प्रकाश होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यह स्वयं हरे रंग का है, वर्णक है, इसीलिए यह स्वयं हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें पत्तियां या जहां पर भी यह हरित लवक पाया जा रहा है उस वो भाग हमें हरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह जो है उस प्रकाश का अवशोषण नहीं कर सकता है जिस प्रकाश का वो जिस रंग का वो बना है। तो पर्णहरित स्वयं हरे रंग का वर्णक है, इसलिए हमारे रंग को वहां से रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए पत्तियां हमें हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें हरे रंग की दिखाई देती है। सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है, बात ध्यान रखिएगा। सबसे प्रभावी जो अगर कहें प्रभावी रंग कौन सा है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग होता है वो होता है लाल रंग का जो प्रकाश किरण होती है, लाल रंग प्रकाश किरण होती है, ये यहाँ पर सबसे प्रभावी होता है। क्योंकि सबसे अधिक तरंग दूरी जो होती है इसी की होती है, जो है लाल रंग का जो बात है तो 650 से लेकर के 760 नैनोमीटर के बीच में इसकी तरंग दूरी होती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहता है। कभी कभी पूछता जाता है क्वेश्चन की माने जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर C3 क्योंकि हाई स्कूल में तो प्योर C3 है, C4 का कहीं नाम नहीं है, कैम का कहीं नाम नहीं है। तो कोई कहीं पूछ लेता सर सबसे अच्छे प्रकाश संश्लेषक किसे माने जाते हैं, तो सबसे अच्छे प्रकाश संश्लेषक C4 प्लांट्स को माना जाता है। ध्यान रखिएगा C4 प्लांट्स को माना जाता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं प्रायः एक बीजपत्री होते हैं, प्रायः एक बीजपत्री होते हैं। C4 प्लांट वो सबसे अच्छे प्रकाश संश्लेषक माने जाते हैं। उसमें डाइमॉर्फिक हरित लवक पाया जाता है, द्विरूपी हरित लवक पाया जाता है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी उसकी हम लोग बात की C4 प्लांट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने, क्योंकि जब फ्यूचर में आप बायो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको शब्द भी वहां पर यूज किया जाएगा। तो ये जो पूरा आज का टॉपिक था ये था प्रकाश संश्लेषण, जो सभी पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सभी पौधे अपने भोजन का निर्माण इसी के द्वारा करते हैं और इसी के द्वारा समस्त जीव भी भोजन प्राप्त करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।